हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्ल मार्क्स को हम पढ़ रहे हैं और हम यूपीएससी मेंस या लिखित एग्ज़ाम के साथ साथ एनटीए नेट जितने भी सोशियोलॉजी से संबंधित एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए यह सेशन जरूर इम्पॉर्टेंट है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज आप कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। आज की अवधारणा है अलगाव। तो आइए देखते हैं। मानवतावादी विचारक कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी समाज के आलोचना के विश्लेषण के क्रम में श्रमिकों के अमानवीय दशाओं के चित्रण करने हेतु अलगाव की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। अलगाव को एक ऐसी सामाजिक मनोवैज्ञानिक दशा या स्थिति के रूप में परिभाषित किया है जहां व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन के मूलभूत पक्षों से यहाँ तक कि स्वयं से भी कटा हुआ महसूस करने लगता है। तो ये कहते हैं अलगाव व्यक्ति की ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन और स्वयं से कटा हुआ महसूस करता है, अर्थात अकेला महसूस करता है। आगे हम मार्क्स के अनुसार कार्य मनुष्य की व्यक्तिगता, मानवता और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण साधन है, जिसके माध्यम से वह न केवल अपनी सृजनात्मक शक्ति का इस्तेमाल करके संतुष्टि पाता है बल्कि सामाजिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। अतः यह केवल व्यक्तिगत कार्य नहीं है बल्कि सामाजिक कार्य भी है, और कार्य का यही रूप व्यक्ति और उसके कार्य के बीच के संबंधों का आदर्श होता है। मार्क्स कहते हैं व्यक्ति किसी कार्य को अपनी सृजनात्मकता की दृष्टि से और संतुष्ट पाने के लिए करता है। उस व्यक्ति का वह कार्य व्यक्तिगत न होकर सामाजिक कार्य के रूप में देखा जाना चाहिए। आगे इन्होंने कहा है कि परंतु जब निजी संपत्ति उद्भव के साथ ही मनुष्य के बीच का कार्य या आदर्श संबंध समाप्त हो जाता है। ये कहते हैं निजी संपत्ति की अवधारणा अर्थात पूंजीवाद आने के बाद जो है व्यक्ति के बीच का जो है और उसके कार्य के बीच का जो संबंध होता है वह समाप्त हो जाता है, जिसकी चरम परिणति पूंजीवादी व्यवस्थाओं में दृष्टिगत होती है, अर्थात देखी जा सकती है। पूंजीवादी समाज में कार्य की दशाएं ऐसी होती हैं कि व्यक्ति अपने कार्य से अलगाव हो जाता है। चूंकि कार्य एक सामाजिक तथ्य है, अतः यह कार्य से अलगाव उसे समाज से भी अलग थलग कर देता है। इस प्रकार वह अपने सहकर्मियों और अंततः स्वयं से भी अलगावित महसूस करता है या अलग हो जाता है। आगे मार्क्स ने पूंजीवादी समाज के अंतर्गत इस अलगाव के 4 स्वरूपों की पहचान की है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से स्वरूप हैं? पहला, सर्वप्रथम वे मनुष्य को अपने उत्पादन तथा उत्पादन प्रक्रिया से अलगावित हो जाता है, क्योंकि वहाँ उसका कार्य उसके रचनात्मक कार्य को संतोष नहीं दे पाता है, अर्थात वह अपने मन के अनुसार कार्य नहीं करता है जिससे उसे संतोष नहीं मिलता है, इसलिए वह उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया से अपने आप को अलगावित महसूस करने लगता है। जैसे किसी मनुष्य के अंतर्गत सृजनात्मक शक्ति होती है, लेकिन श्रम विशेषीकरण के कारण व्यक्ति को किसी एक कार्य में लगा दिया जाना चाहता है और वह मशीनों की तरह उसी कार्य को करने लगता है, तो वह उस कार्य से ऊब जाता है। इसके उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पहले एक मोबाइल बनाने की उदाहरण से देख लेते हैं। पहले व्यक्ति जिसने प्रारंभिक समय में मोबाइल का प्रारंभ किया होता, उसने सभी पार्टों को स्वयं से बनाया होगा, लेकिन श्रम का विशेषीकरण होने के बावजूद किसी ने इसका आईसी बनाया होगा, किसी ने इसकी बॉडी बनाई होगी, किसी ने अन्य पार्ट बनाया होगा, किसी ने स्क्रीन लगाया होगा, किसी ने इंस्टॉल किया है, तो यह श्रम का विशेषीकरण है। यहाँ पर एक व्यक्ति एक ही काम बार बार करने से इसे अपने आप को सृजनात्मक जो सृजन शक्ति होती है उसकी खत्म हो जाती है, जिस कारण वह अलगावित महसूस करने लगता है। दूसरे, वह प्रकृति से भी अलगावित हो जाता है, क्योंकि मशीनों पर कार्य करने के कारण उसका प्रकृति से संबंध टूट जाता
है और वह प्रकृति का आनंद नहीं ले पाता है। तीसरा इन्होंने बताया है कि तीव्र प्रतिस्पर्धा की स्थिति में वह अपने सहचरों अर्थात सहकर्मियों से अलगावित हो जाता है। अर्थात अपनी जो प्रतिस्पर्धा होती है वह उसके सहकर्मी के साथ होती है, जिससे वह अपने आप को सहकर्मी से अलगावित महसूस करता है। अगला है अंततः वह अपने आप से पराया हो जाता है और विवशता उसके जीवन का प्रमुख पक्ष बन जाती है। संस्कृति, कला, साहित्य के प्रति उसकी कोई अभिरुचि नहीं रह जाता है। वह एक मशीनी तरह से कार्य करता है, आता है, घर जाता है, काम करता है, बस उसका यही जो है रूटीन बन जाता है, जिससे वह संस्कृति, कला, साहित्य आदि से अलग हटके केवल उत्पादन प्रक्रिया में ही सम्मिलित रहता है। एक मशीनी सोच हो जाती है कि वही करना है हमें रोज रोज। इससे वह जो है अपने आप को स्वयं से अलगावित महसूस करने लगता है। आगे मार्क्स ने श्रमिकों के इस अलगाव की स्थिति के लिए पूंजीवादी प्रणाली में निहित जटिल श्रम विभाजन एवं उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व को उत्तरदायी बताया है, क्योंकि इस व्यवस्था में श्रमिक का उत्पादन संबंधी निर्णय प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। अर्थात मालिक जिस प्रकार से उत्पादन करने के लिए करेगा वैसे ही श्रमिक करता है, जिससे श्रमिक का उत्पादन के ऊपर कोई नियंत्रण अर्थात अपने अनुसार वह कार्य नहीं कर पाता है। तो इसलिए दूसरा, श्रमिकों से यह नहीं पूछा जाता कि वह उत्पादन करना है एवं कैसे उत्पादन करना है। तो श्रमिकों से यह नहीं पूछा जाता क्या उत्पादन करना है और कैसे उत्पादन करना है। इस प्रणाली में उसकी रुचि को भी ध्यान में नहीं रखा जाता है। व्यक्ति की रुचि हो या न हो, उसे वह कार्य करना ही पड़ता है। उसे किसी कार्य पर केवल एक भाग का करना होता है। श्रम का विशेषीकरण अर्थात जैसे एक मोबाइल को बनाना है तो उसका एक ही भाग उसे करना है, जैसे आईसी लगाना है तो उसे केवल आईसी ही लगाना है। फलतः वह किसी कार्य को पूर्णतया नहीं कर पाता है। इस प्रकार वह कार्य का पूर्णतया आनंद नहीं ले पाता है और अपनी सृजनात्मकता का उपयोग नहीं कर पाता है। उसे अपने द्वारा किए गए कार्य का पूरा लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि पूंजीपति द्वारा अतिरिक्त मूल्यों का शोषण कर लिया जाता है। व्यक्ति जितना कार्य करता है तो उसे उसका पूरा नहीं मिलता है। जो अतिरिक्त मूल्य होता है उसे जो है पूंजीपति ले लेता है। जैसे अब किसी वस्तु के उत्पादन का लागत मूल्य 12 रुपये है और वस्तु की जो है विक्रय मूल्य जो है वह मान लीजिए 20 रुपये है। तो जो मजदूर है उसे इसका कुछ हिस्सा मिलेगा, 12 रुपये में से कुछ हिस्सा मिलेगा, ना कि यहाँ पे जो अतिरिक्त मूल्य बच रहा है 8 रुपये वह मिलेगा। वह जो जाता है 8 रुपये जो अतिरिक्त मूल्य बचता है यह पूंजीपति ले लेता है। अधिक समय तक लगभग 12 से 16 घंटे उसे मशीनों पर बधा या काम करना पड़ता है। फलतः मशीनों का पुर्जा बनकर रह जाता है। यहाँ इतनी प्रतिस्पर्धा होती है कि एक का लाभ दूसरे की हानि बन जाता है और कार्य सामुदायिक पक्ष समाप्त हो जाता है। तो यहाँ जो है सामुदायिक या सहयोग की भावना जो है समाप्त हो जाती है। यहाँ सब अपना ही लाभ, व्यक्तिगत हित देखते हैं और व्यक्तिगत हित देखने में एक का लाभ होता है तो दूसरे का हानि होता है, जिससे व्यक्ति का जो है सामुदायिक पक्ष समाप्त होता है। मार्क्स का यह मानना है। इसके अलावा जो है इस प्रकार पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का उत्पादन श्रम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन न होकर स्वयं में साध्य हो जाता है और व्यक्ति अपनी सृजनात्मक शक्ति खो देता है। यह प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति हेतु न करके अपनी आजीविका हेतु करता है। तो जो व्यक्ति कार्य करता है वह अपनी सृजनात्मकता या रुचि के अनुसार कार्य नहीं करता, लेकिन मजबूरी बन जाती है उसका कि उसे जीविका के लिए वह कार्य करना पड़ता है। फलतः उसके कार्य से पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पाती और उसका कार्य से लगाव जो है समाप्त हो जाता है। तो जब कार्य से जो उसे आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी तो वह कार्य से उसका जो है लगाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वही अलगाव की स्थिति होती है। मार्क्स ने अलगाव की इस स्थिति को मानव समाज का अस्थायी लक्षण मानते हुए इस बात की भविष्यवाणी करता है कि जब श्रमिक
अपने अलगाव के कारणों के बारे में जागरूक होगा अर्थात वर्ग चेतना का विकास हो जाएगा, तब वह सामूहिक क्रांति अर्थात साम्यवादी क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था का उन्मूलन करेगा और साम्यवादी की स्थापना करेगा, जहां वह उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होगा और प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार सभी कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ जटिल श्रम विभाजन का अभाव होगा। तो मार्क्स कहते हैं कि अलगाव एक अस्थायी लक्षण है। इसे जब अलगाव के कारणों को जागरूक होकर श्रमिक अपने वर्ग चेतना के माध्यम से साम्यवादी क्रांति लाएगा तो उसका सामूहिक श्रमिकों का अधिकार होगा और अपने अनुसार वह कार्य करेगा, जिससे जो है अलगाव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। फलतः अलगाव की समाप्ति होगी और कार्य के साथ व्यक्ति का आदर्श संबंध स्थापित होगा। अब आइए देखते हैं इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या क्या है। मार्क्स के अलगाव संबंधी विचार कई आधारों पर आलोचना की गई है। पहला, मार्क्स ने अलगाव के कारणों को उत्पादन प्रणाली के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। सामाजिक दशाओं पर अधिक बल नहीं दिया है, परंतु जब अलगाव एक मनोवैज्ञानिक दशा के रूप में है या इसके उद्भव का एक शोषणकारी व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो यह मानव समाज में विद्यमान अलगाव के अन्य पक्षों ऐसे प्राचीन जाति व्यवस्था में विद्यमान अलगाव की व्याख्या संभव नहीं हो पाती है। इसी तरह अमेरिका में गोरों और कालों का अत्याचार, बड़े जाति के लोगों का छोटी जाति पर शोषण, यह जो है सामाजिक अलगाव के कारण होते हैं। तो इनका शोषण आर्थिक आधार पर न होकर उत्पादन प्रणाली पर आधारित नहीं होता है, यह सामाजिक कारण होता है। तो इसकी जो है मार्क्स अवहेलना करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मार्क्स एक ऐसी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था की कल्पना की है जो अलगाव, जहाँ पर अलगाव नहीं रहेगा, लेकिन श्रम विभाजन का जटिल स्वरूप भी विद्यमान नहीं रहेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि उद्योग प्रधान समाज में किसी भी स्वरूप में श्रम विभाजन का अभाव की कल्पना अवैज्ञानिक है, ऐसा आलोचक मानते हैं। चूँकि वेबर ने बताया है कि अलगाव का संबंध आधुनिक औद्योगिक प्रणाली से है, अंततः व्यवस्था का कोई भी स्वरूप पूंजीवादी या साम्यवाद अलगाव में अवश्य विद्यमान रहेगा। तो वेबर ने कहा है कि व्यवस्था कोई भी हो, या पूंजीवादी हो या साम्यवादी हो, अलगाव हमेशा विद्यमान रहेगा। अगला पॉइंट है, मार्क्स का जो अलगाव की अवधारणा है वह ऐतिहासिक सत्य की अवहेलना करती है, अर्थात अलगाव में व्यक्ति ऐतिहासिक संभावनाओं को नकार देते हैं और इस तर्क पर आत्म अलगाव का सही नहीं उतरता है। तो इन्होंने कहा है कि उसके पीछे के जो ऐतिहासिक कारण होते हैं उसकी जो है मार्क्स अवहेलना करते हैं, जिससे इनका आत्म अलगाव सही नहीं उतरता है। अगला पॉइंट है कि मार्क्स की साम्यवादी व्यवस्था उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होगा और कार्य पर सभी व्यक्ति का नियंत्रण प्राप्त होगा। साम्यवादी देशों के आनुभविक अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है। साम्यवादी कौन कौन से देश हैं? रूस और चीन। कि उत्पादन संबंधी निर्णय प्रक्रिया सदैव कुछ ही लोगों का अधिकार होता है। फुकुयामा एक फ्रांसीसी दार्शनिक है, उन्होंने जो है रूस और चीन का अध्ययन करके यह बात कही है कि उत्पादन संबंधी जो निर्णय होते हैं वो प्रक्रिया सदैव कुछ लोगों का ही अधिकार होता है। उपरोक्त आलोचनाओं में मार्क्स के अलगाव संबंधी विचार निहित कुछ कमियां परिलक्षित की गई हैं। इसके बावजूद यह कहा जा सकता है कि मार्क्स का जो अलगाव की अवधारणा है यह आधुनिक औद्योगिक समाज में मनुष्यों के सामाजिक मनोवैज्ञानिक दशाओं और उनके कारणों का विश्लेषण करने और समझने हेतु एक संदर्भ अर्थात एक प्लेटफार्म प्रोवाइड करवाता है। मार्क्स ने वहाँ आर्थिक या उत्पादन से संबंध करके अलगाव को देखा है, लेकिन इन्होंने एक प्लेटफार्म प्रस्तुत किया है जिससे सामाजिक मनोवैज्ञानिक दशाओं के कारणों की व्याख्या की जा सकती है अलगाव के संदर्भ में। अलगाव की व्याख्या के लिए एक वैचारिक उपकरण के रूप में आज भी महत्वपूर्ण है। आज इसी प्रभाव स्वरूप जहां आधुनिक समाज वैज्ञानिक एरिक फ्राम, हर्बर्ट मार्क्यूज, बाउनर आदि ने आधुनिक पूंजीवादी समाज में अलगाव का अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया था। इन्हीं का जो अध्ययन है
उसी से प्रेरित होकर एरिक फ्राम हर्बर्ट मार्क्यूस ने आधुनिक पूंजीवादी समाज में अलगाव का अध्ययन किया है। वहीं उत्तर फोर्डवादी व्यवस्था में आधुनिक औद्योगिक संगठनों में श्रमिकों की दशाओं में सुधार हेतु भी यह एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। अलगाव के विभिन्न विद्वानों के विचार क्या थे? तो मैक्स वेबर ने अलगाव को आधुनिक पूंजीवादी समाज की विशेषता के रूप में देखा है और इसे सामाजिक जीवन में विद्यमान एक तार्किकीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो वेबर जो ने अलगाव को एक तार्किक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। वेबर के अनुसार बढ़ती हुई तार्किकता आधुनिक औद्योगिक समाज का केंद्रीय विशेषता है, जिसको आधुनिक औद्योगिक समाज में नौकरशाही के रूप में देखा जा सकता है। नौकरशाही व्यवस्था में जो आधुनिक समाज में सर्वाधिक प्रभावी है, यह एक नियम प्रधान व्यवस्था होता है। यह इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा है कि जो आधुनिक नौकरशाही व्यवस्था है वह एक नियम प्रधान व्यवस्था है, जहाँ व्यक्ति नियमों के अधीन कार्य करता है। यह व्यक्ति नियमों का गुलाम बनकर रह गया है, ऐसा वेबर का मानना है। नियमों के दास हो गए हैं और व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक पक्ष नष्ट हो जाता है, फलतः यह अलगावित हो गया है। इस प्रकार वेबर ने अलगाव को नौकरशाही व्यवस्था से संबंधित करके मार्क्स के विपरीत स्थापित किया है और सामाजिक व्यवस्था का कोई भी स्वरूप हो, पूंजीवादी या साम्यवादी, आधुनिक औद्योगिक समाज में जहाँ भी नौकरशाही व्यवस्था प्रभावी होगी वहाँ पे अलगाव अवश्य पाया जाएगा। वेबर का मानना है कि कोई भी समाज हो वहाँ पर अलगाव उपस्थित रहेगा। आगे एरिक फ्राम के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था मनुष्य की सृजनात्मकता में बाधा डालती है, दूसरों के साथ स्वस्थ सामाजिक संबंध स्थापित करने से रोकती है, उसे अपने आप में विमुख करके उसकी आत्म छवि को धूमिल कर देती है और यही परिस्थितियाँ अलगाव को जन्म देती हैं। जब व्यक्ति को बाधित अपने आप को महसूस करने लगता है और अपने आप से ही विमुख होने लगता है, तो इस कारण व्यक्ति का जो है अलगाव होता है। जहाँ मनुष्य केवल सामाजिक सांस्कृतिक बंधन से मुक्त अनुभव नहीं कर पाता है, बल्कि वह इस बंधन से टूटकर बिल्कुल अकेला हो जाता है। एरिक फ्राम ने समकालीन समाज के अंतर्गत मनुष्य की अकेलेपन की पीड़ा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। तो एरिक फ्राम का उपरोक्त जो चिंतन है उद्देश्य समकालीन विश्व में व्यक्ति और समाज के टूटे हुए संबंधों को उजागर करने और उनके फिर से जोड़ने का प्रयास करना है, परंतु उनकी मुख्य त्रुटि यह है कि वह अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने का कोई ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। इसके बाद आ जाते हैं हर्बर्ट मार्क्यूस। तो हर्बर्ट मार्क्यूस की जो अलगाव की अवधारणा थी, उन्होंने आधुनिक औद्योगिक समाज की आलोचना के क्रम में यह प्रस्तुत किया कि अलगाव का कारण औद्योगिक समाज में विद्यमान प्रौद्योगिक प्रभुत्व को ठहराया है। तो मार्क्यूस क्या मानते हैं कि अलगाव का प्रमुख कारण प्रौद्योगिकी प्रभुत्व है। मार्क्यूस के अनुसार आधुनिक प्रौद्योगिकी में व्यक्ति चारों ओर बनावटी सुखों का जाल फैला है और व्यक्ति उपभोक्तावादी सुख की चेतना को स्थापित किया है। आज व्यक्ति के चारों ओर जो भी बनावटी सुखों का जाल है वह उसे सुख की चेतना स्थापित करती है। तो मार्क्यूस जो है वर्तमान समाज की स्थिति में बात करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने को अलगाव को भूल चुका है और उसे अलगाव का एहसास दिलाने वाले सभी साधन हैं। इसे उदाहरण के स्वरूप में देखते हैं कि आज कई बच्चे जो हैं गेमिंग के दुनिया में या मोबाइल के दुनिया में, बच्चे या बड़ों मोबाइल की दुनिया में अपने आप में खोए हुए हैं। इसे आप अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे आप किसी फंक्शन में गए हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो सभी व्यक्ति को देखते हैं कि वह अपने आप या अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। जो वहाँ पे अदर व्यक्ति हैं उनसे उन्होंने संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं या करते हैं या भूल जाते हैं कि वहाँ समाज में और भी व्यक्ति हैं। तो उन्हें यह एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि आप एक फंक्शन में आए हैं जहाँ पे और कई लोग हैं, वह उनका जो सामाजिक पक्ष है उसको वह भूल जाते हैं आज के संचार या प्रौद्योगिकी के कारण। तो ऐसा मार्क्यूस कहते हैं। उपभोक्तावाद मिथ्या चेतना के प्रसार में लगे हुए हैं। आज मनुष्य न केवल अपनी स्वतंत्रता खो चुका है, बल्कि वह यह समझने के लिए भी तैयार नहीं है कि वह
इसको स्वतंत्रता खो चुका है। तो आज मनुष्य अलगावित रहता है, पर लेकिन वह यह समझने को तैयार नहीं है कि वह अलगावित या समाज से कटा हुआ है। मार्क्यूस कहते हैं कि व्यक्ति इस खोई हुई स्वतंत्रता को खोजने हेतु सबसे पहले अलगाव के प्रति सचेत करना होगा, अर्थात उसे यह बताना होगा कि वह समाज से कटा हुआ है। उसके बाद इस प्रकार मार्क्यूस ने अपने विश्लेषण के आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं उपभोक्तावाद को अलगाव हेतु जिम्मेदार ठहराते हुए मार्क्स के विपरीत यह स्थापित किया कि औद्योगिक समाज का कोई भी स्वरूप हो, अलगाव विद्यमान रहेगा। परंतु मार्क्यूस इस अलगाव को दूर करने के लिए मार्क्स की तरह कोई व्यवस्थित योजना प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। कारण तो सभी खोज लेते हैं, लेकिन किस प्रकार अलगाव को दूर किया जा सकता है, इसकी योजना कोई अभी तक नहीं बता पाए हैं। आगे है रॉबर्ट ब्लाउनर। रॉबर्ट ब्लाउनर के अनुसार तकनीकी विकास का अलगाव के साथ समान संबंध नहीं होता है। तो इन्होंने मार्क्यूस की आलोचना करते हुए यह कहा कि जो तकनीकी विकास का अलगाव के साथ समान संबंध नहीं होता। तकनीकी विकास अपने न्यूनतम स्तर में है, जैसे कारपोरेट उद्योग, वहाँ अलगाव की मात्रा कम पाई जाती है, और जहाँ तकनीकी विकास का स्तर उच्च होगा, जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग में अलगाव की मात्रा अधिक होगी। तो इन्होंने कहा कि तकनीक जैसे जैसे बढ़ेगी, इनका जो है समान संबंध नहीं होता है। इन्होंने कहा जहाँ न्यूनतम स्तर होगा वहाँ पे अलगाव की मात्रा कम पाई जाएगी, और जहाँ तकनीकी का विकास स्तर ऊंचा होगा वहाँ पे ऑटोमोबाइल जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ पे अलगाव की स्थिति अधिक होती है। परंतु जहाँ तकनीकी विकास अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच चुका है, जैसे प्रक्रम उद्योग प्रोसेस इंडस्ट्री में अलगाव की मात्रा कम हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि हर स्तर में जो है अलगाव की स्थिति बदलती रहती है। इन्होंने कहा न्यूनतम स्तर पर अलगाव कम होता है, उसके बाद विकास के उच्च स्तर पर जो है अलगाव अधिक मात्रा में होती है, लेकिन एकदम उच्चतम स्तर पे जो है, जब तकनीकी उच्चतम स्तर पे होगी तो वहाँ पे जो है अलगाव की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ श्रमिक अपने कार्य से अधिक संबद्धता और उत्तरदायित्व अनुभव करने लगते हैं। अर्थात इन्होंने कहा जब व्यक्ति किसी कार्य में प्रोफेशनल कोर्स करके या प्रोफेशनल होकर किसी कार्य को करता है तो बड़ी सहजता और सभ्यता से उस कार्य को करने में अपना दायित्व देता है, जिससे उसका जो है अलगाव की स्थिति कम होती है, जिसे आज हम कहेंगे प्रोफेशनल। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य में प्रोफेशनल है और उसी से उसके फील्ड से संबंधित उसे कार्य पकड़ा दिया जाए तो वह उस कार्य को करने में जो है अलगाव नहीं महसूस करेगा। यहाँ पे यही कहना है ब्लाउनर का। ब्लाउनर ने अलगाव संबंधी अपने विचार को तकनीकी विकास के साथ जोड़कर उच्चतम तकनीकी विकास के स्तर पर कम अलगाव की बात करके मार्क्स के पूंजीवादी समाज में मशीनीकरण से उत्पन्न अलगाव की आलोचना को खारिज कर दिया है। इसके बाद अलगाव के बारे में उपरोक्त सभी विचार मार्क्स के विचारों से अभिप्रेरित हैं, अर्थात जो भी विचार हैं वह मार्क्स को आधार बनाकर आगे बढ़ते हैं। आधुनिक समाज में मनुष्य की अमानवीय एवं अलगावित दशाओं के कई आयाम या सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इनमें कोई भी मनुष्य की इस दशा से मुक्ति हेतु निश्चित योजना कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करता है। तो यहाँ पे कई लोगों ने अलगाव की बात की है, अलग अलग आयामों के साथ की है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है। तो अलगाव से संदर्भ में समकालीन क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं उसको देखेंगे हम। तो मार्क्स का जो अलगाव की अवधारणा है, मार्क्स की जो अलगाव की अवधारणा या तात्कालिक पूंजीवादी समाज की आलोचना या उसके अंतर विरोधों को उजागर करके श्रमिक को अमानवीय स्थिति और उनकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक दशाओं का चित्रण प्रस्तुत करता है। परंतु आज पूंजीवादी समाजों में काफ़ी कुछ बदल चुका है, जिसके कारण समकालीन समाज में उपरोक्त अवधारणा प्रासंगिक
प्रासंगिकता की बहस एक मुद्दा बनी हुई है कि यह अवधारणा आज के समय में प्रासंगिक है या नहीं है, एक बहस के रूप में देखा जाता है। वर्तमान समाज में कई ऐसे पहलू हैं जो उपरोक्त अवधारणा के समकालीन प्रासंगिकता पर प्रश्न खड़े करते हैं। जैसे आज लोक कल्याणकारी राज्य के उदय के साथ साथ श्रमिकों की मजदूरी, काम के घंटे, सामाजिक सुरक्षा, कार्य की दशाएं, कल्याणकारी सुविधाएं आदि का निर्धारण किया गया है। आंद्रे गोर्ज ने बताया कि मुख्य विकसित देशों में श्रमिक कुशल श्रमिक के रूप में इंजीनियर, डॉक्टर अच्छा वेतन पाते हैं, अच्छी भौतिक सुविधाओं का उपभोग करते हैं, अभिजन श्रमिकों का जीवन व्यतीत करते हैं। मार्क्सकालीन समाज में श्रमिक उत्पादन के साधनों से वंचित होता था, लेकिन उसका उत्पादन एवं उत्पादन प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं होता था। किंतु आज जो श्रमिक है वह शेयर धारक है, कंपनी के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी है और यह सुनिश्चित कर दी गई है। आज शेयर धारकों के माध्यम से जो श्रमिक है वह कंपनी में जो है अपनी भागीदारी देता है, अर्थात मालिक की तरह है। मार्क्सकालीन उत्पादन प्रणाली में मशीनीकरण एवं जटिल श्रम विभाजन के कारण श्रमिक संपूर्ण कार्य का केवल एक ही भाग करता था, परंतु रॉबर्ट ब्लाउनर ने बताया कि आज के उत्तर औद्योगिक समाजों में उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, समूह उत्पादन प्रचलित है तथा श्रमिक बहुनिपुणता वाला व्यक्ति होता है, अर्थात स्किल्ड लेबर की बात ये करते हैं कि श्रमिक बहुनिपुणता अर्थात स्किल उसके पास होती है, जिस फील्ड में उसके पास स्किल होती है उसे वही कार्य दिया जाता है। आज इस सेवा अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर में के युग में शारीरिक कार्य ने मानसिक कार्य का रूप ग्रहण कर ली चुका है। तो डेनियल बेल का मानना है कि जो उत्तर औद्योगिक समाज या सेवा अर्थव्यवस्था है, इसमें जो है शारीरिक कार्य कम करने को मिलता है, मानसिक कार्य ज़्यादा किया जाता है। ऐसी स्थिति में श्रमिकों को अपने कार्य में निपुणता एवं सृजनात्मकता दिखाने का मौका मिलता है और वह अपने कार्य से संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो स्किल्ड लेबर रहेंगे, उन्हें उनके अनुसार कार्य मिलेगा तो वह अपने आप को संतुष्ट महसूस करेंगे, जिसके अलगाव की स्थिति में कमी आएगी। मैक्स होर्खहाइमर ने के अनुसार आज अलगाव का आधार केवल आर्थिक नहीं है और या केवल आर्थिक मुक्ति से अलगाव रहित नहीं हुआ जा सकता है। आज भारत के गांवों में जातीय आधार पर लोगों को इस तरह के मनोवैज्ञानिक दशाओं का शिकार हैं, या कई देश में अल्पसंख्यक राजनीति क्षेत्रों में शक्तिहीनता की मनोवैज्ञानिक दशा से गुजर रहे हैं। जहां मार्क्स कहते हैं केवल आर्थिक आधार पर अलगाव होता है, वहीं होर्खहाइमर कहते हैं कि आज कई जगह पर व्यक्ति मनोवैज्ञानिक दशाओं का शिकार है और कई जगह राजनैतिक या अन्य कारकों से अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर महसूस करता है। मार्क्यूज ने अपनी पुस्तक वन डायमेंशनल मैन में बताया कि आज उपभोक्तावादी समाज में संस्कृति ने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए लोगों को इस हद तक प्रेरित किया है कि वे अपने व्यक्तित्व के मूलभूत पक्षों से कट गए हैं। आज व्यक्ति इतना भौतिक सुखवादी हो गया है कि वह अपनी मूल प्रवृत्तियों को भूल गया है। तो उपरोक्त सभी पक्ष जो है समकालीन परिवर्तित समाज में मार्क्स को अलगाव की अवधारणा की अप्रासंगिकता को दर्शाते हैं, लेकिन केवल इन्हीं आधारों पर आज मार्क्स की पूर्णतया खारिज नहीं किया जा सकता। समकालीन समाज में यथार्थता का दूसरा पक्ष यह भी है जो मार्क्स की इस अवधारणा को आज भी प्रासंगिक बनाता है कि अलगाव की स्थिति उन्होंने जो बताया है उसका भी एक कारण हो सकता है, उसके अलावा अन्य कारण हो सकते हैं, इस कारण यह प्रासंगिक है। आज अविकसित और विकासशील देशों में श्रमिकों की अमानवीय दशाएं से जी रहे हैं। भारत में देखे जा सकते, भारत जैसे देश में कार्यरत मजदूर को 12 से 16 घंटे न्यूनतम मजदूरी पर कार्य करते हैं। इसके लिए न कोई श्रम कानून है और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा है। यह मार्क्स के अनुसार जो है आज के संदर्भ में जो है यह स्थिति देखी जाती है। इनके कार्य के केवल आजीविका का साधन है और न कि आत्मसंतुष्टि। आज व्यक्ति 8,000 की वेतन में 16-16, 18-18 घंटे कर रहे हैं, जो कि मार्क्स के अनुसार एक शोषण है,
कि व्यक्ति अपने आजीविका के लिए वह कार्य मजबूरी में कर रहा है, न कि अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए। न उदारवाद के वर्तमान दौर में जहां राज्य का हस्तक्षेप घटता जा रहा है, इनकी स्थिति और खराब हुई है। भारत में द्वितीय श्रम आयोग रिपोर्ट के संदर्भ में यह कथन जो अभी उपरोक्त दिया है, यह द्वितीय श्रम आयोग की रिपोर्ट ने दिया है। पश्चिमी समाजों में देखा जाए तो आज वह समाज दो भागों में बटा है, जिसे आंद्रे गोर्ज डिवाइडेड सोसाइटी के रूप वाली पुस्तक में जो है अपनी व्याख्या में करते हैं, जिसमें एक तरफ अभिजन श्रमिक होते हैं, दूसरी तरफ बेरोजगार जो कम वेतन या अपजनों के घरों में काम करते हैं। तो एक ऐसे श्रमिक हो गए हैं जो अभिजन है, स्किल्ड लेबर है, और एक ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, अनस्किल्ड लेबर हैं, जो इनके यहाँ अभिजन श्रमिकों के यहाँ नौकरी करते हैं, कम वेतन में करने को विवश हैं। इन अलगावित श्रम का विश्लेषण करने से मार्क्स का उपरोक्त विचार आज भी प्रासंगिक है, इस बारे में देखा जा सकता है। हर्बर्ट मार्क्यूज ने बताया है कि आज का समाज उपभोक्तावादी समाज है। यहाँ प्रौद्योगिकी विकास में भौतिक सुख साधनों का अंबार लगा हुआ है, जिनकी प्राप्ति हेतु मनुष्य इतना व्याकुल है कि वह सामाजिक जीवन के मूलभूत पक्षों से यहाँ तक कि वह अपने आप से कट गया है। उसका व्यक्तित्व एक आयामी हो गया है। इसको उदाहरण के तौर में आज व्यक्ति बंगला, कार, गाड़ी या अन्य अदर इलेक्ट्रिक जो है वस्तुएं हैं, उनको पाने की अपनी स्थिति में इस प्रकार अपने कार्यों में लगा हुआ है कि अपने वह सामाजिक पक्ष को या अपने व्यक्तिगत पक्ष को भूल गया है। वह सिर्फ उस वस्तु को पाने की कोशिश में अधिक से अधिक श्रम करता जा रहा है। वन डायमेंशनल मैन में सी राइट मिल्स के अनुसार आज व्यक्तित्व प्रधान इस बाजार अर्थव्यवस्था में वस्तु की कुशलता पर व्यक्ति की आरोपित होती है। यहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण बाजार कर रहा है और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के व्यक्तिगत मूलभूत पक्षों से विलग हो रहा है। इन्होंने कहा जैसे बाजार में मांग होगी, व्यक्ति उस अनुसार अपने व्यक्तित्व को जो है मोड़ ले रहा है, अर्थात बाजार के माध्यम से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारण हो रहा है। जो व्यक्ति के मूल पक्ष हैं उससे वह अलगावित हो जा रहा है। तो मार्क्स के अलगाव युक्त समाज के उन्मूलन एवं अलगाव रहित समाज साम्यवाद की दिशा में सामाजिक परिवर्तन एक परिकल्पना रखा है, जो व्यवहारिक रूप से समाज या साम्यवाद आज भले ही न आए, परंतु समकालीन समाज में परिवर्तन की दिशा को निर्धारण अवश्य करता है, अर्थात उपयोगी है। कहीं ना कहीं मार्क्स के इन विचारों का प्रभाव जो है श्रमिक कल्याणकारी राज्य के रूप में श्रमिकों के दशा में सुधार हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। तो मार्क्स का जो साम्यवादी विचार है वह कहीं ना कहीं इस आधार में देखा जा सकता है कि आज राज्य अपना हस्तक्षेप करके श्रमिकों के कल्याणकारी के रूप में कार्य कर रहा है। साथ ही टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध को नकार कर समूह उत्पादन एवं बहुनिपुणता को अपनाया है। उपरोक्त दोनों पक्षों के विचारोपरांत निष्कर्ष यह है कि मार्क्स की अलगाव की अवधारणा आज संपूर्ण रूप से अक्षरशः भले ही प्रासंगिक न रही हो, लेकिन व्यक्तियों के अमानवीय दशाओं का विश्लेषण करने, समतामूलक शोषण विहीन अलगाव रहित समाज की दिशा में सामाजिक परिवर्तन हेतु निर्देश देने वाली वैचारिक रूप में आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। तो इस जो मार्क्स की अलगाव की अवधारणा है उसको जो है वह एक जो है मार्ग प्रदान करता है, जिससे एक समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सके, अलगाव रहित समाज का निर्माण किया जा सके। इसके अलावा जो है समाज में समानता लाने का प्रयास किया जा सके, उसके लिए जो है मार्क्स की विचारधारा एक रास्ता, रोड मैप की तरह कार्य करती है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से ज़रूर जाकर UGC नेट प्लेलिस्ट 2023 को ज़रूर से देखें। धन्यवाद।